बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर बिलाल मुनीर, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जो कि NMT कैट के सिलेबस के यूनिट नंबर 11 पे मुश्तमिल है। सेकेंडरी की बुक में हमने इसे चैप्टर नंबर 20 के तौर पे पढ़ा है। उसके जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं, आइए वहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर आपकी सेकेंडरी की बुक में चैप्टर नंबर 20 के तौर पे आपने पढ़ा है। इसकी कुछ अहम पॉइंट्स जो कि हमारे MD कैट के सिलेबस में शामिल हैं, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जिनमें से हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रल लाइंस में हमें देखने को मिलते हैं, उनकी डिस्कशन। इसके अलावा ये रिलेशन किस के तहत, यानी किस रिलेशन के तहत वजूद में आया और कैसे, इसके बारे में तमाम जो हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था इस चैप्टर में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम बॉडीज से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी स्टडी करते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। तो हमें जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसके नतीजे में मिलते हैं उनकी 3 टाइप्स पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा जो हैं, इनमें एक टाइप कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है, जो कि किसी भी बॉडी लेवल के ऊपर निकलने वाली एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं। इससे लास्ट चैप्टर 19th चैप्टर में भी आपने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नतीजे में जो रेडिएशंस निकलती हैं उनका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देता है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा वन ऑफ द टाइप्स है हमारे पास निकलने वाले तमाम स्पेक्ट्रा में से। इसके अलावा अगर हम बॉडी के अंदर जाके मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच जाए, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर अगर हम स्पेक्ट्रा हासिल करें, यानी एनर्जी जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस के तौर पर निकलती है, अगर उसे हासिल करें तो हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा की टाइप देखने को मिलती है। जबकि अगर हम और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं और अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाके इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस के थ्रू निकलने वाली एनर्जीज को डिस्कस करें तो हमें थर्ड एंड वेरी बेसिक टाइप जो है स्पेक्ट्रा की वो देखने को मिलती है, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हमारे पास डिस्कशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मज़ीद जाने से पहले हमें ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का इस तमाम डिस्कशन है, इसके लिए एटम के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी बुक में बोहर्स मॉडल अवेलेबल है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें काफ़ी हद तक इस टॉपिक के बारे में बहुत सी बातें समझा सकती है। पहले हम बोहर्स मॉडल को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो टू द डिस्कशन अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रल सीरीज। बोहर्स मॉडल के बारे में आप जानते हैं, इवन 9th क्लास से हम इसको अपने केमिस्ट्री के बुक्स में देखते आ रहे हैं और कहीं फिजिक्स की कई चैप्टर्स में भी इसकी बातें आती रहती हैं। सो बोहर्स मॉडल को डिस्कस करने से पहले हमें याद है कि रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस का मॉडल एटम का पेश किया था वो काफ़ी हद तक एक्सेप्ट हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें लिमिट थी जो कि वो समझा नहीं सका था, जिसको नील बोहर ने फर्दर समझा के इस मॉडल को मुकम्मल किया। और वही मॉडल आज तक जो है हमारी डिस्कशन का हिस्सा है। एटम को हम इसी मॉडल की नज़र से साइंस में देखते और समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि रदरफोर्ड के मॉडल में देखने को मिल रही थी वो थी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलेट करना, कि वो किस तरह से उसके अपने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करें तो उसके मुताबिक अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करना चाहिए तो अल्टीमेटली उस एनर्जी को लूज करते हुए उस न्यूक्लियस के साथ ऊपर गिर जाना चाहिए या उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता था। इस बात को काफ़ी कन्फ्यूजन के तौर पर लिया गया, जो कि बाद में बोहर ने अपने इस मॉडल में इस चीज़ को क्वांटम थ्योरी की रिगार्डिंग एक्सप्लेन करते हुए इसको जो है वो क्लैरिफाई किया। जो मेन पोस्टुलेट थे बोहर के वो क्या थे? तो बोहर ने 1913 में अपना ये मॉडल पेश किया, जिसकी जो डिस्क्रिप्शन थी या जो बेस करता था वो क्लासिकल फिजिक्स एज वेल एज क्वांटम थ्योरी दोनों की वजह से इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने का हम काबिल हुए थे। पोस्टुलेट्स जो थे, पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो पहले ही पोस्टुलेट ने काफ़ी प्रॉब्लम्स जो आ रही थी इनको रिजॉल्व किया। ऑर्बिट का नाम पहली दफ़ा बोहर ने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स सर्टन पाथ
एक ऑर्बिट में घूमते हैं जिनकी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है जो कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट का चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में रहेगा यानी अपने घर में रिवॉल्व करता रहेगा, ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन कर सकता है। इससे वो मसला हल हुआ कि एनर्जी कंटिन्यूसली निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता था। तो इस कंसेप्ट से बात जस्टिफाई करने को मिली। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट में उसने कहा कि जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो जो एंगुलर मोमेंटम अटेन करेगा उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, उसने इसको इस रिलेशन से mvr इक्वल्स टू n टाइम्स h/2 से बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ये वैल्यू या h/2 या इसका मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल रखता है तो वही शेल जो है इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए अवेलेबल होगा। हम जानते हैं एक शेल से दूसरे शेल के दरमियान काफ़ी गैप भी है, तो क्यों अगर एक शेल के बाद इलेक्ट्रॉन उसके एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद दूसरे शेल में पाया जाता है, दरमियान में क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता या रिवॉल्व नहीं कर सकता? तो दैट इज़ वाई कि आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड होनी चाहिए। ये बात उसने हमें बताई थी। तो n की वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है, दैट इज 1 2 3 एंड कंप्लीट इंटीजर होने चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट पोस्टुलेट था उसमें बताया गया कि एनर्जी कब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर पाएगा, क्योंकि अपने शेल में रहते हुए तो हमने कहा कि वो लूज और गेन नहीं कर सकता। तो जब वो ट्रांजिट करता है फ्रॉम वन शेल टू द अदर, अगर उसे एनर्जी दी जाए या वो एनर्जी छोड़ के एक शेल से दूसरे शेल जाना चाहता है तो ये वो काम उसको एक एटम के अंदर करना अलाउ है। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में यानी कि ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में यानी कि न्यूक्लियस के दूर वाले शेल से न्यूक्लियस के करीब वाले शेल में आना है, तो इस दौरान वो एनर्जी को लूज करेगा और अपनी एनर्जी को छोड़ता हुआ वो नीचे वाले शेल में शिफ्ट हो सकता है। जबकि अगर वो नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाना चाहता है तो ये काम वो खुद नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए उसको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, तो वो नीचे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो सकता है। और इस दौरान जो एनर्जी देनी होती है या एनर्जी मिलेगी हमें इस दौरान, उसकी ट्रांजिशन के दौरान जब वो हायर से लोअर में जाएगा, उसकी वैल्यू उन्हीं दोनों एनर्जी शेल्स का डिफरेंस होगी जिनके दरमियान उसने ट्रांजिशन परफॉर्म करनी है। हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर बेशुमार एनर्जी स्टेट्स होती हैं और ये एनर्जी स्टेट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को इस बोहर के मॉडल में बहुत सक्सेसफुली समझाया गया, जिससे हम फर्दर जो स्पेक्ट्रल सीरीज का कंसेप्ट है वो समझेंगे। इसके बाद एक एमसीक्यू को यहाँ पे हम समझना चाहेंगे ताकि हमें एक बड़ी अहम बात अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम डिस्कस कर सकें। तो क्वेश्चन है आपके पास एक एमसीक्यू, डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन एटम के कोई भी दो अगर एनर्जी लेवल्स हैं एक के बाद दूसरे वाला, सक्सेसिव कहते हैं साथ साथ वालों को कि एक के बाद दूसरा जो है, इनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने ये बात डिस्कस की है कि जब हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं एटम में, ये एनर्जी लेवल्स जब हम इनमें शिफ्ट करते हैं जैसे कि 1 से 2 या 2 से 3, हर एक का जो नंबर है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि कोई शेल आपको 1.5 पे 2.7 पे या कोई ऐसे नंबर पे नहीं मिलेगा जो इंटीजर ना हो। और हमने कहा है कि हमेशा वही एनर्जी लेवल्स सूटेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए जिनकी वैल्यू h/2 या उसका मल्टीपल हो। अब अगर पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम h/2 है तो दूसरे शेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 2 टाइम्स h/2 होगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस जो है ये 2h/2 माइनस h/2, तो आपका आंसर h/2 आएगा और ये आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन पे लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम अपना आंसर चुने हमें देखना चाहिए क्या कोई और ऑप्शन भी तो ऐसी नहीं जो कि यहाँ पे सही बनती हो। तो अगर हम देखें तो h/2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है ये हमें वैसे ही याद होनी चाहिए जैसे कि हमने स्पीड ऑफ लाइट या प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यूज याद रखी हुई हैं। अगर हम देखें तो h क्या है, h इज बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड, वेयर एज 2 अगर हम 2 और पाई की वैल्यू पुट कर 3.142, तो अगर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर अगर आप देखें तो नीचे
2 into 3.14 ये भी नियरली यू कैन से 6.2 और 3 का राउंड अबाउट वैल्यू आएगी, और नीचे ऊपर 6.6 से नीचे 6.3 या 2 हो तो ये वैल्यू नियरली 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो ये वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड, और ये वैल्यू भी आपके पास बीटा ऑप्शन पे अवेलेबल है। तो ये जो वैल्यू है ये h/2 पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये है h/2 पाई, और डेल्टा में है कि बोथ b एंड c। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज बोथ b एंड c, और इसको हम h कट के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आपको ये इस सिंबल के तौर पे भी लिखा हुआ मिल सकता है, दैट इज नोन एज h कट। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट बोहर्स मॉडल, जो कि हमें बताता है कि हमारे पास जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग है वो किस तरह से समझाई जा सकती है या समझी जा सकती है, और इसी को देखते हुए हम बहुत से ऐसे चीज़ें, ऐसे कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं जो पहले एक नामुमकिन सी बात हुआ करती थी। आइए आगे नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। हमारे पास इसी जो इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम है, इसके मुताबिक बोहर्स ने 3 चीजों को क्वांटाइज कहा था। क्वांटाइज का मतलब है कि दे चेंज स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इसके अंदर जो चेंज, जो तब्दीली आएगी वो तरीके से एक पैटर्न के तहत आएगी। जिसके बाद अभी हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये बात समझी कि अगर हम पहले से दूसरे शेल में या दूसरे से तीसरे शेल में, यानी किसी भी 2 सक्सेसिव शेल के दरमियान अगर हम ट्रांजिशन करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज फिक्स होता है, जो कि होता है h/2 पाई, और ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि अगर आप किसी एक शेल की वैल्यू निकालेंगे तो वो उस शेल के जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या शेल का जो नंबर है उसका मल्टीपल होगी, और किसी 2 सक्सेसिव के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपको हमेशा h/2 पाई मिलेगा। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम के बाद जो रेडियस ऑफ अ शेल, यानी कि जो न्यूक्लियस से बाहर एनर्जी लेवल्स हैं उनका न्यूक्लियस से फासला, जिसे हम रेडियस कहते हैं, ये भी क्वांटाइज्ड हैं, और ये तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेंज होते हैं। स्टेप में एक तरतीब से इजाफा आता है। वो तरतीब हमने इस फॉर्मूला दैट इज Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर R1 से डिस्कस की थी। Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर R1 हमें क्या बताता है कि अगर हम किसी भी शेल जिसका नंबर हमें मालूम है, शेल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी तक ये वैल्यूज बढ़ सकती हैं, तो हमारे पास अगर हमें शेल का नंबर पता है और हम उसका रेडियस मालूम करना चाहते हैं तो हमें उस शेल के नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट वैल्यू R1 करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस R1? ऑन सर्टेन मैथमेटिकल सॉल्यूशन हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज फॉर R1 द न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0.053 नैनोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये है न्यूक्लियस से पहले शेल का फासला हाइड्रोजन एटम के अंदर, और ये जो फासला है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर आप एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस से दूर जब हम पहले शेल की तरफ जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस से पहले शेल का दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू R1। अगर आपने इससे फर्दर दूर अगले शेल तक जाना है तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा दैट शोज दैट कि जो हमारे पास रेडियस है किसी भी शेल का वो उसके शेल के नंबर के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। मींस कि अगर आप 1 के बाद सेकंड शेल पे जाएंगे तो रेडियस में जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 स्क्वायर R1, तो उसकी वजह से आपके पास नेक्स्ट जो हमारे पास रेडियस आएगा अगले शेल का वो आएगा 4R1। सिमिलरली अगर आप थर्ड शेल में जाएंगे तो यही वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 9R1, और अगर आप इससे अगले शेल में जाएंगे तो सिमिलरली फॉर फोर्थ शेल 4 का स्क्वायर 16 होता है दैट इज 16R1। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो चेंजेस आ रही हैं वो एक तरतीब से आ रही हैं, दैट रेपिटेशन इज n स्क्वायर, यानी कि जिस शेल में का रेडियस आप चाह रहे हैं उस शेल के नंबर का स्क्वायर ले लें और उसको R1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपको आंसर जो है उस शेल का डिस्टेंस फ्रॉम अ न्यूक्लियस बता सकता है। अब इसके मुताबिक बेशुमार क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। किसी भी 2 शेल के डिस्टेंस की रेशियो पूछी जा सकती है, किसी भी 2 शेल्स के दरमियान के आपस का जो डिस्टेंस यानी जो फासला है वो भी हम पूछ सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि एक शेल का डिस्टेंस दूसरे शेल से कितना ज्यादा है।
तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप इस छोटी सी स्टेटमेंट जो कि आपके सामने लिखी हुई है, इसे हमने सीरीज ऑफ रेडियाई कहा है। इसके थ्रू आप किसी भी टाइम क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंसर निकाल सकते हैं। इसकी कुछ प्रैक्टिस भी हम करेंगे। इसके बाद देखिएगा, इस इंफॉर्मेशन ऑफ सीरीज से हमें जो बड़ी अहम बात अबाउट स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है वो ये है कि ये हमें बताता है, इट शोज दैट रेडियाई जब इंक्रीज करता है इन अ स्पेसिफिक मैनर, जो कि हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया किस तरह से इंक्रीज करता है, तो ये हमें बताया कि जो एनर्जी इस दौरान एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए निकलेगी, क्योंकि रेडियस एक तरतीब से बदल रहा है, तो निकलने वाली एनर्जी का जो वेवलेंथ होगी वो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखेगी। यही बात हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बनने के दौरान देखने को मिली थी, जो हमें लाइन की फॉर्म में यानी कि तरतीब से डिस्क्रीट वैल्यूज ऑब्जर्व हुई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड एंड लास्ट जो क्वांटिटी जिसको क्वांटाइज्ड बोहर ने समझाया था कि वो भी तरतीब से बदलती है, वो है एनर्जीज। एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्टेन शेल कैन बी गिवन बाय En। अब En जो है हमारे पास, ये En है एनर्जी ऑफ द nth शेल, जो कि हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली एक फॉर्मूला से, दैट इज -E0/n²। n के बारे में तो आप समझ चुके हैं क्या है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दैट इज द नंबर ऑफ शेल्स जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3। दे कैन बी इंटीजर ओनली दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। और ये जो हमारे पास n है ये डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है आपको, और साथ में इसका स्क्वायर है, और ऊपर जो है कांस्टेंट वैल्यू है E0, and this E0 have a numerical value 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोहर्स फर्स्ट एनर्जी कहलाती है, यानी पहले शेल की, हार्डन के पहले शेल की जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और अगर आप फर्दर अगले शेल्स की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्मूला में बार बार इस n की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू को अगर हम वैल्यूज को बारी बारी पुट करें इस फॉर्मूला के अंदर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सीरीज है कुछ इस तरह है, -E0 पहले शेल की एनर्जी, -E0/4 दूसरे शेल की, बिकॉज सेकंड शेल के लिए 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपको आंसर -E0/4 मिलेगा। देन थर्ड शेल के लिए -E0/9 एंड फोर्थ शेल के लिए -E0/16। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इस तरह से अगर हम चाहें तो पहली 4 से 5 वैल्यूज जो हैं अगर उनको याद कर लिया जाए न्यूमेरिकली, तो हमारा क्वेश्चंस पेपर में कई गुना आसान हो जाते हैं, और बहुत सी मैथमेटिकल प्रैक्टिस से हम ड्यूरिंग द पेपर बच जाते हैं, हमारा वक्त भी बच जाता है। और ये इधर ही याद कर लेना बहुत बेहतर और बहुत आसान है। ठीक है, अगर हम इसको याद करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि अगर पहली वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन के पास, और दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें -E0/4, तो आंसर मिलेगा हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे शेल के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे शेल के लिए -0.85, और पांचवें शेल के लिए -0.54 एंड सो ऑन। अगर आप अगला करेंगे तो -0.38 एंड सो ऑन आता रहेगा। तो ये जो हमारे पास शुरू के एनर्जी लेवल्स हैं, इनकी एनर्जीज को याद कर लेना आपके लिए बहुत सूटेबल है। ये आप अपने प्रैक्टिस में इस चीज को शामिल कर लें कि आपने एनर्जीज ऑफ अ शेल, यानी शुरू के जो शेल्स हैं उनकी एनर्जीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपने अपनी लर्निंग में शामिल रखना है। अच्छा, अब यहां से भी आपसे वो बेशुमार क्वेश्चंस पूछ सकता है, और यहाँ के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरह हो सकते हैं कि वो किसी भी दो शेल की एनर्जी रेशियो पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जी किसी भी दो शेल का एनर्जी डिफरेंस बताएं, ठीक है, या किसी दो शेल वो सक्सेसिव शेल भी हो सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर 2 डिफरेंट शेल्स भी हो सकते हैं, लाइक चौथा और पहला, तीसरा और दूसरा, इस तरह से कोई भी शेल के दरमियान एनर्जी वेरिएशन पूछ सकता है। इस वैल्यू को याद करने का यही फायदा होगा कि आपको ये वैल्यूज निकालना, इनके डिफरेंस निकालना, इनके रेशियोज निकालना काफी आसान होगा। रेशियोज के लिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा इजी टू अप्लाई है। हमने खुद ये चीज फैसला करना होता है कि ड्यूरिंग द मैथमेटिकल वर्क कि हम किस मेथड या किस प्रोसेस को चुनेंगे तो हमारा काम जल्दी और आसानी से रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से हम अपने अंदर जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बात बहुत अहम है जो अक्सर बच्चों को ड्यूरिंग द MCQs कंफ्यूज करती है, और वो इस बात को जो है वो इतनी वैल्यू नहीं करते ड्यूरिंग द स्टडी, तो बाद में फिर एक छोटा सा वर्ड
उनका एमसीक्यू ख़राब भी कर सकता है, इसको आपने नहीं रिपीट करना। वो ये है कि हमारे पास जो n = 1 है, इसको हम ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट हमेशा शेल नंबर 1 को कंसिडर करते हैं। शेल नंबर 1 से अगर हम ऊपर जाएंगे तो जो हमारे पास सेकंड जो एनर्जी लेवल जैसे n = 2 आएगा, इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कह सकते हैं। लाइक n = 2 इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हालांकि n = 2 है और अगर शेल का नंबर देखा जाए तो वो सेकंड शेल बनता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट नंबर 1 होती है। सिमिलरली अगर ऊपर जाएंगे n = 3, इट कैन बी नेम्ड एज सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो ये इन बातों के रिगार्डिंग हम एमसीक्यू भी देखते हैं अपने इसी पेज के ऊपर। अगर आप पहले जरा नीचे आ जाएं, इस एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा भी सकता है। लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारे पास एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है वो, अच्छा जी, इसी कंसेप्ट को दोबारा समझने के लिए हम एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज, उसने आपको बताया कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम जानते भी हैं, इस बात को हमने अभी भी डिस्कस भी किया और ये लर्निंग में बड़ा अहम पार्ट है। तो कहता है बताइएगा द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। अच्छा, आप सेकेंड का नाम सुनते ही हमने फौरन से पहले n = 2 पे नहीं जाना, बिकॉज इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जाहिर बात है इससे ऊपर वाली होगी, और उसके लिए हम n = 3 का यूज करेंगे। तो उसका मतलब है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज बेसिकली n = 3। और n = 3 के लिए जो हम एनर्जी लिखते हैं, अगर तो हमारे पास ऑप्शन में फॉर्मूला वाइज होता तो हम -E0/9 लिखते, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हमने ये वैल्यूज याद की हैं, और हमारे पास थर्ड शेल यानी n = 3 के लिए जो वैल्यू है वो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का नाम सुनने के बाद हमें ये चीज़ का मालूम हुआ कि हमें थर्ड शेल के बारे में पूछा जा रहा है, और इसके मुताबिक अगर हम ऑप्शन चुनेंगे दैट बिकम इक्वल्स टू ऑप्शन बीटा। तो इससे हमारी ये जो इम्पोर्टेंट बात थी कि हमने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स के बारे में इस बात को याद रखना है कि जब एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछा जाएगा तो हमने किस तरह से उसके नंबर ऑफ शेल यानी n का पता लगाना है। तो इसकी प्रैक्टिस के तौर पर हमने ये एमसीक्यू डिस्कस किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं बोहर्स मॉडल के रिगार्डिंग, और उनमें सबसे अहम हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ शेल है दैट इज ke²/2rn, और ये पॉजिटिव होती है इन नेचर। इन बातों को आपने याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, वेयरएज पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है -ke²। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में फर्क देखिएगा, यहाँ पे 2rn था, यहाँ पे सिर्फ rn है। तो -ke²/rn इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नेचर भी नेगेटिव है और वैल्यू भी डिफरेंट है काइनेटिक एनर्जी से। तो ये जो दो फॉर्मूला हैं ये हमने कन्वर्ट किए थे काइनेटिक एनर्जी ½ mv² वाले फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ ke एंड rn, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी हमने ड्यूरिंग द डेरिवेशन हमने कन्वर्ट की थी किसमें -ke²/rn। अगर हम दोनों को ऐड करें तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल रिजल्ट्स इन टोटल एनर्जी, और अगर हम इनको ऐड करें आपस में तो ये वैल्यू हाफ जब आप निकाल देंगे 1 में से, अगर आंसर आएगा अगेन 1/2, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो आएगी -1/2 ke²/rn। तो ये 3 बहुत बेसिक फॉर्मूला हैं जो कि हमें एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकते हैं अगर हम इसको देखें पेपर में, लेकिन इनके बारे में कुछ डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अक्सर इनकी रेशियोज पूछ लेता है। ये जो रेशियोज हैं कैसे पूछ सकता है, कहता है जी बताएं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल की उसी शेल में टोटल एनर्जी से क्या रेशियो होगी। तरतीब का आपने ख्याल रखना होता है, जो स्टेटमेंट में उन्होंने पहले नाम लिखा है या पहली पूछी है या रेशियो ऑफ सर्टेन क्वांटिटी टू सर्टेन क्वांटिटी पूछी है,
जिसका नाम पहले आता है वो अमूमन वो ऊपर लिखी जाती है न्यूमरेटर में। तो काइनेटिक एनर्जी के रेशियो का टोटल एनर्जी से निकालेंगे तो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी का पूरा आप यहाँ पे प्लेस करें और टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला पूरा नीचे प्लेस करें, तो आप देखेंगे कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्जैक्टली सेम है दोनों की। तो 1:1, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आने की वजह से आपके पास आंसर आएगा 1:-1। तो जो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी होगी वो होगी 1:-1। लेकिन अगर ऐसे ही आपसे एक और रेशियो पूछ ले, फॉर एग्जांपल हम एक और रेशियो देख लेते हैं, टोटल एनर्जी के रेशियो अगर पोटेंशियल एनर्जी से पूछता है तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास अगर टोटल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो उसकी डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है। अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1:2। सिमिलरली वो इन रेशियोज को रिवर्स भी कर सकता है। बिफोर गिविंग आंसर आपको चेक करना है इन फॉर्मूलाज की मदद से कि उसने किन दो के बारे में रेशियो पूछी है। फॉर प्रैक्टिस हमने 1-2 रेशियोज को देख भी लिया है। इसके बाद वेरिएशन ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल इन टोटल है विद द चेंज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और द नंबर ऑफ शेल। तो अगर n में इजाफा करते हैं और हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास डिफरेंट शेल हैं, ठीक है, n1, n2 और n3, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर हम दूर जा रहे हैं तो आप जानते हैं रेडियस में इजाफा हो रहा होता है। रेडियस में इजाफा भी किस तरह से कि n के स्क्वायर से इजाफा होता है, और इनके जो आंसर्स आएंगे वो कैसे आएंगे आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी के डिनोमिनेटर में Rn है, अगर n बढ़ेगा Rn बढ़ेगा, Rn बढ़ेगा तो Ke की न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू कम होने की वजह से आप देखें तो n की वैल्यू बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कंसिडर होता है, डिक्रीज आता है। तो ये डिक्रीज जो है ये जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम होती चली जाती है। लेकिन अगर हम यही बात पोटेंशियल एनर्जी के या टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास रिलेशन तो देखें इनवर्स ही लग रहा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Rn डिनोमिनेटर में है और पोटेंशियल एनर्जी के अगर n की वैल्यू बढ़ाएंगे Rn बढ़ेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की भी कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव साइन है। आप जानते हैं कि जितना न्यूमेरिकल नंबर छोटा होता जाता है नेगेटिव वर्ल्ड में उतनी ही उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होती जाती है। तो हमारे पास मोर स्मॉल नेगेटिव नंबर विल गिव अस अ बिगर सिग्निफिकेंस, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें इजाफा होगा जब हम शेल में न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। सिमिलरली सेम ऐसे ही टोटल एनर्जी के लिए है, जितना हम दूर जाते जाते हैं हमारे पास टोटल एनर्जी में भी इजाफा होता चला जाता है। अच्छा, अब आप देखते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर नेगेटिव नंबर्स में हम बढ़ने की तरफ जाएं तो हम एक्चुअली में जीरो को अप्रोच कर रहे होते हैं। लाइक जिस तरह -5 है, -4, -3, -4, -5 से नंबर में बड़ा है, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर में छोटा है लेकिन सिग्निफिकेंस जो है उसकी ज्यादा है। सिमिलर अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जीरो आएगा। इसी तरह से अगर हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से तो आप देखें कि फॉर फर्स्ट शेल हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन को देकर उसको पहले शेल से निकाल सकते हैं, आयोनाइज करवा सकते हैं, फ्री करवा सकते हैं, वो एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अगर हम सप्लाई करें उस इलेक्ट्रॉन को जो कि पहले शेल में मौजूद है तो वो उसको लीव कर सकता है। और इसके बाद अगर हम मजीद आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास जो एनर्जीज हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज, अगर आप वो देखें तो न्यूमेरिकल नंबर में छोटी होती जाती हैं, जबकि अगर वैल्यू देखें तो -3.4 इज बेसिकली द बिगर नंबर देन -13.6। दैट मीन्स सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना पहले शेल के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली अगर कम एनर्जी चाहिए -3.4, एक्चुअली में जो हमारे पास एनर्जी शेल के इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है, अगर हम सप्लाई करेंगे और वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, सबसे मुश्किल हमारे पास जो एनर्जी है वो फर्स्ट शेल की, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी भी सोर्स को देके भेजनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना। सिमिलरली अगर हम दूर जाते जाएं और हम n इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंच जाएं तो n इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर जाते जाते हमारे पास एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू कम होते होते 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगी, यानी कि हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी इस
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो कि पहले से ही n इक्वल्स इन्फिनिटी में मौजूद है, बिकॉज वो न्यूक्लियस की जो फील्ड है उससे पहले ही बाहर जा चुका है या पहले ही इतना दूर है कि उसको कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इससे अलग होने के लिए। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा हुआ यहाँ पे वो है कि अगर हम नंबर ऑफ शेल को बढ़ाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, यानी कि इजी होता जाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना या उससे अलग करवाना, क्योंकि जब आप दूर की तरफ जाते हैं, दूर की तरफ जाने के लिए हमारे पास जो एनर्जी जो के बाउंडनेस जो होती है न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती जाती है, और इस तरह से कम एनर्जी देकर भी हम इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से अलग या आज़ाद करवा सकते हैं। सिमिलरली हमें कम आयनाइजेशन पोटेंशियल देकर ही किसी इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा आयनाइजेशन करवाने के लिए, यानी कि जिस सोर्स के थ्रू हम आयनाइजेशन करवा रहे हैं उसका पोटेंशियल भी कम होता चला जाता है। इस बात को मजीद डिस्कस करते हुए अगर हम एक एमसीक्यू के तौर पे इसको देखें, एज क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, अगर हम दूर की तरफ जाते हैं शेल की तादाद के नंबर बढ़ते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल इज, अगर हम देखेंगे हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है हमारे पास दो शेल के दरमियान, उसमें क्या चेंज आएगा। तो अगर आप इसको वैसे देखते अगर बाय द फॉर्मूला तो ज़रा मुश्किल था, लेकिन आप न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू देखो तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास देखें तो -13.6 और -3.4, अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए तो ये डिफरेंस बड़ा आएगा एज कंपेयर टू -3.4 और -1.51। इसका मतलब है जब मैं पहले शेल से दूसरे शेल में गया हूं तो ये एनर्जी डिफरेंस बड़ा है एज कंपेयर टू अगर मैं दूसरे से तीसरे शेल में जाऊं। सिमिलरली अगर हम और आगे भी चेक करते जाएं तो हर अगले दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो एनर्जी लेवल का डिफरेंस पहले के मुकाबले में कम होता जाएगा। ये एक बहुत अहम और बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि जब हम शेल में न्यूक्लियस के सबसे करीब होते हैं तो पहले शेल का दूसरे शेल से जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो सबसे ज्यादा आता है एज कंपेयर टू ऑल अदर शेल डिफरेंस। अगर जैसे कि पहले शेल का दूसरे से ज्यादा है, उससे कम है दूसरे का तीसरे से, उससे कम है तीसरे का चौथे से, और ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं इसका प्रूफ भी है। आप किसी भी दो वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करके इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बाय दिस इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो इस एमसीक्यू में अगर हम क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिक्रीज करेगा। एनर्जी लेवल के बढ़ने से जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दो शेल के दरमियान वो डिक्रीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इस सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए तो हमने कहा कि एनर्जी जब एक शेल से दूसरे शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एनर्जी को वो एमिट करते हैं। ये बताया गया था बोहर्स ने अपने थर्ड पोस्टुलेट के अंदर, और इस थर्ड पोस्टुलेट में उसने बताया था कि जो एनर्जी एमिट होगी या एनर्जी जो चाहिए होगी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, कब एमिट होगी और कब चाहिए होगी, इस बारे में हम जानते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तो उसे बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टूवर्ड्स लोअर एनर्जी लेवल, तो जाहिर बात है कि वो एनर्जी जो उसके पास एक्सेस होगी वो छोड़ते हुए नीचे आएगा। और ये एनर्जी वो जब छोड़ता है जो कि एटम से बाहर निकलती है, ये वो एनर्जी होती है जिसको हम ड्रॉ करते हैं, यानी इसकी हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमें उससे स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो मिलती हैं। डिपेंड करता है किस शेल से किस शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, और इस ट्रांजिशन को देखते हुए जो थर्ड पोस्टुलेट था उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म हमने देखी थी, एंड दैट मॉडिफाइड फॉर्म विल लीड अस टू द जो एनर्जी ऑफ द जो स्पेक्ट्रल सीरीज है और उनकी वेवलेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। तो ये रिलेशन जो हमारे पास है दैट इज 1/λ इक्वल्स टू RH ओवर 1/p² माइनस 1/n²। ये रिलेशन में अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड आपको निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, जबकि राइट साइड पे आपके पास तीन बातें मौजूद हैं, जिसके एक पहला कांस्टेंट है दैट इज नोन एज राइटबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू आपने इसकी याद रखनी है, दैट इज 1.09 10⁻⁷ पर मीटर। ड्यूरिंग द मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर आप उसको कहीं पे यूज कर रहे हैं विदाउट कैलकुलेटर तो आप इसको 1 भी ले सकते हैं एज योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, लेकिन जब डिपेंड करता है कि आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसके मुताबिक आप इसको वैल्यू पुट करेंगे। या अक्सर आप देखेंगे कि आपके जो सोल्यूशन है उनमें आंसर जो है वो में सिंपल RH आपको वैसे ही दिख रहा होगा,
तो ये डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस कि आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन और नॉट। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए, एज इट इज पेपर में भी आ सकती है। इसके अलावा ये जो हमारे पास P है, दिस P विल रेफर टू द लो एनर्जी स्टेट वेयर एज N रेफर टू द हाई एनर्जी स्टेट। ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो जितनी भी एनर्जी स्टेट है सबको हम N से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर हमें ये बताया जाए कि हम एनर्जी लेवल के दरमियान ट्रांजिशन देख रहे हैं और उन एनर्जी लेवल्स में से किसी एक की वैल्यू बड़ी और किसी एक की छोटी होती है, तो अमूमन हम जो छोटी एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम P से डिनोट करते हैं और जो हायर वाले होते हैं उनको हम N का नाम देते हैं। तो इस फॉर्मूला में इस्तेमाल करने के लिए जो लोअर एनर्जी लेवल होगा उसको हम P और जो हायर होगा उसको हम N से डिनोट करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें हमारे पास अगर दो एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे कि N और P की बात हो रही है, तो अगर हम इन N और P वाले एनर्जी लेवल्स को डिस्कस करते हैं तो हमने कहा कि जो लो एनर्जी लेवल है वो P है, हायर वाला जो है वो N है। अगर तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है फ्रॉम हायर टू लोअर, तो इस दौरान जो एनर्जी को वो एमिट करेगा, ये एनर्जी क्या वेवलेंथ रखेगी, ये रिलेशन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और नंबर 2, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चाहता है जाना फ्रॉम लोअर टू हायर, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और ये दोनों एनर्जीज के वैल्यू एग्जैक्टली बराबर होगी। फर्क सिर्फ इतना कि देनी पड़ रही है कि हमें मिल रही है, डिपेंड करता है किस शेल से किस शेल में जा रहा है, यानी कि लोअर से हायर या हायर से लोअर, लेकिन ये वैल्यू हमेशा इन दोनों शेल्स का डिफरेंस होगी। वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो रिलेशन आपके सामने मौजूद है। इन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए अगर हम देखें हमारे पास एक शेल में एक एटम के अंदर बेशुमार एनर्जी लेवल हो सकते हैं। कुछ एनर्जी लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं और आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एनर्जी लेवल्स हमारे पास हैं, मैंने n से 2 का फासला ज्यादा, उसके बाद 2 से 3 का फासला उससे कम, 3 और 4 का उससे कम और 5 इस यानी कि कम करते जा रहे हैं फासला। ये फासला क्यों कम होता जा रहा है? बिकॉज अभी हमने पढ़ा है लास्ट पार्ट में कि हमारे पास जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जो एनर्जी के डिफरेंसेस हैं वो कम होते जाते हैं। दैट इज वाई हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन डिस्टेंस को ज्यादा से कम की तरफ रखा है। अच्छा, अगर आप देखें कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा तो फॉर एग्जांपल अगर वो नीचे की तरफ ट्रांजिट करता है फ्रॉम द लोअर शेल, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? इट कैन कम फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट शेल नंबर 2, इट कैन कम फ्रॉम द नेक्स्ट शेल 3, देन 4, देन 5 और इंफिनिटी तक से ये जितने भी शेल होंगे वहां से ये 1 में अगर फॉल करे तो इस दौरान जो एनर्जी वो एमिट करेगा उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट इज टेकन एज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज है, ये हमारे पास रिलेट करती है व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द शेल नंबर 1 और अ ग्राउंड स्टेट। और इसके नतीजे में जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने जहां P है वहां हमने 1 प्लेस कर दिया और n की वैल्यू वेरी कर सकती हैं 1 से बड़ा नंबर जो है 2 और 2 से ऑनवर्ड इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इंफिनिटी तक ये वैल्यूज जो है वो जा सकती हैं, लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा n की जगह, बिकॉज P की जगह पे 1 इस्तेमाल किया, लोएस्ट शेल है। और इस दौरान अगर हम यही काम करें और इलेक्ट्रॉन को फॉल करना पड़े सेकंड शेल में, तो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 3 से आ सकता है, शेल नंबर 4 से आ सकता है, शेल नंबर 5 से आ सकता है और ऊपर इंफिनिटी से भी आ सकता है। लेकिन 1 से जाएगा तो इस दौरान एनर्जी को एमिट नहीं करेगा बल्कि एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा। तो ये केस हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा के सीरीज में नहीं आ सकता। दैट इज वाई फॉर बार्मर सीरीज जो हमारे पास हायर एनर्जी लेवल यानी कि n की वैल्यूज होती हैं वो 2 के बाद से शुरू होती हैं, जैसे कि 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। और इसके केस में जो एनर्जी जो सीरीज हमारे पास बनती है दैट इज नोन एज बार्मर सीरीज। और बार्मर सीरीज में आप देख रहे हैं कि जो स्मॉलर शेल है उसकी वैल्यू 2 रख दी गई है, जबकि n की वैल्यू वेरी कर सकती है 3 से इंफिनिटी तक। जबकि इससे अगला शेल अगर देखा जाए और हमें उसे शेल को चूज किया जाए नंबर 3 और उसके अंदर आए इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर वाले शेल से ट्रांजिट करते हुए 4 से 5 से 6 से और इंफिनिटी से भी आ सकते हैं। तो इतने दूर से आने वाले इलेक्ट्रॉन जब इस थर्ड में फॉल करेंगे तो इन तमाम ट्रांजिशन के दौरान जब लोअर शेल 3 है तो निकलने वाली जो सीरीज है वो पैस्टन सीरीज कहलाएगी। सिमिलरली अगर लोवेस्ट शेल 4 हो तो सीरीज का नाम ब्रैकेट सीरीज होता है, और अगर 5th शेल में फॉल करना हो यानी लोअर शेल P हो तो फिर हमारे पास फंड सीरीज जनरेट होती है। याद रखिएगा कि आपको इन नामों से
इनके लोवेस्ट शेल की वैल्यूज भी मिल सकती हैं। लाइमन के लिए 1, बार्मर के लिए 2, पैशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फंड के लिए 5। जबकि जब आपको इनके नामों से ये वैल्यूज मिल जाए लोवेस्ट शेल की, तो आप जो हायर शेल हैं उनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो n यानी कि p+1 से शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं n कैन बी ग्रेटर देन p+1, यानी कि n जो है वो p नहीं होगा, p+1 से स्टार्ट होगा एंड इट कैन गो टू द इंफिनिटी। दैट शॉर्टकट है, याद रख सकते हैं इसको हम कि हमारे पास जो n की वैल्यू हायर शेल की है वो p से एक बड़े नंबर से ही स्टार्ट हो सकती है। इस इंफॉर्मेशन के बाद आते हैं एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन के ऊपर जिसके क्वेश्चंस बेशुमार आते हैं हमारे पेपर के अंदर। वो ये कि मिनिमम वेवलेंथ कब, कितनी और कैसे मिल सकती है यहां से, और मैक्सिमम वेवलेंथ कब और कैसे मिलेगी। तो आप मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ होती क्या है पहले तो ये डिस्कस करते हैं। देखें, हमने पढ़ा हुआ कि एनर्जी का ताल्लुक लैम्डा से हम इनवर्स है। जब भी कभी किसी भी फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं तो वेवलेंथ और एनर्जी आपस में दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा एमिट हो रही है तो उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, अगर एनर्जी और या फ्रीक्वेंसी कम एमिट हो रही है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इस बात को देखते हुए आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप किसी एक शेल में ट्रांजिशन करवा रहे हैं, जितना आपका इलेक्ट्रॉन करीब वाले शेल से आएगा उस शेल में फॉल करेगा, तो करीब से आने में सबसे कम ट्रांजिशन उसने की होगी, सबसे कम फासला तय किया होगा, तो इस दौरान एनर्जी सबसे कम एमिट करेगा। और एनर्जी कम एमिट करेगा तो उस टाइम वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। जबकि अगर वो बहुत दूर से आए यानी अपनी मैक्सिमम जो ट्रांजिशन वो कर सकता है वो करे, तो उस दौरान उसकी जंप सबसे लंबी, एनर्जी चेंज सबसे ज्यादा, जबकि वेवलेंथ उस दौरान सबसे छोटी होगी। यहां से हमारे पास दो कंसेप्ट निकलते हैं, वो निकलते हैं लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम का। लैम्डा मिनिमम में देखें, एक सिंपल सी बात हमें याद रखनी है कि लैम्डा मिनिमम ढूंढने के लिए आपको जो n की वैल्यू है उसको इनफिनिटी लेना होता है। अगर आपके पास सीरीज का नाम बता दिया गया है तो लोएस्ट शेल तो आपको फौरन उससे मिल जाएगा। लाइमन के लिए 1, बार्मर के लिए 2, पैसन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फंड के लिए 5 हम p की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। जबकि n को क्या चूज करें, तो जब हमने लैम्डा मिनिमम निकालना है तो n के लिए हमेशा इन्फिनिटी चूज करेंगे, बिकॉज इन्फिनिटी से ज्यादा दूर से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से अगर हम इन्हीं वैल्यूज को इन फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास शॉर्टकट में रिजल्ट्स बनाते हैं। दैट इज, अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू होगी 1/RH, अगर सेकंड बार्मर सीरीज है तो 4/RH, थर्ड पैसन सीरीज है तो 9/RH। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि डिनोमिनेटर में तो RH है, लेकिन न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो वहां पे आपको n का स्क्वायर, p का स्क्वायर मिल रहा है। p का स्क्वायर ओवर RH कैन बी द शॉर्टकट टू फाइंड द लैम्डा मिनिमम फॉर एनी ऑफ द सीरीज। सीरीज का नाम सुनते ही आपको p की वैल्यू मिल जाएगी और p की वैल्यू को देखते ही आप उसकी लैम्डा मिनिमम को बआसानी इस शॉर्टकट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वैल्यूज तो हमें ये याद भी हो जाती है, कोई इतनी मुश्किल या टफ नहीं है वैल्यूज ये। लेकिन अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम पे जाना है तो लैम्डा मैक्सिमम के बारे में आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि लैम्डा मैक्सिमम के लिए आपको करीब तरीन वाले शेल से आना है। जैसे कि अगर आपको मिसाल के तौर पे फर्स्ट शेल में फॉल करना तो करीब तरीन शेल नंबर 2 ही बनता है। तो 2 से अगर 1 में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो वो इस सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा लैम्डा और सबसे छोटी एनर्जी एमिट करेगा। सिमिलरली अगर आपको शेल नंबर 3 में आना है तो शेल नंबर 3 में करीब तरीन शेल 4 भी है और 2 भी है। आप 4 से फॉल करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को तो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम लैम्डा एमिट होगा, जबकि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस केस में तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। एमसीक्यू में दोनों बातें पूछ जा सकती हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एनर्जी हमेशा ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान ही निकलती है। अगर आप देखें तो अगर आपके पास पहला शेल है तो पहले शेल में अगर आप मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास लोएस्ट शेल तो 1 है, लेकिन हाईएस्ट शेल की वैल्यू को आपने क्या लेना है, आपने हाईएस्ट शेल को लोएस्ट शेल से एक ज्यादा लेना है। दैट मीन्स फॉर n यू विल यूज p+1। जो भी सीरीज है आपके पास उस सीरीज में जो p की वैल्यू आपने सीरीज के नेम को देखते ही पहचान ली थी उससे एक वैल्यू बड़ी ले लें और उसको इस फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कीजिएगा, देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ द लैम्डा मैक्सिमम। जैसे अगर आप पहले के लिए करो तो हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n की जगह पे 2 आएगा, ठीक है, और ऊपर है
दैट इज 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें यू विल गेट 3/4 आएगा, रेसिप्रोकल करें तो 4/3 RH आएगा। सिमिलरली यही काम आप सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तो ये सारी आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी वैल्यूज को आप जो है वो यहाँ पे लिख लें, टेबल मुकम्मल कर लें, और टेबल मुकम्मल करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पेपर में आपको करना इसको आसान भी लगेगा। और अगर वो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहता है, लाइक आपको वो नैनोमीटर में या एंगस्ट्रम में इसकी वैल्यू पूछता है, तो आपको इस बाकायदा फिर RH की वैल्यू को पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको अपना करीब तरीन आंसर जो है उसके सोल्यूशन के दौरान जरूर मिल जाएगा। अक्सर स्टूडेंट ये प्रैक्टिस भी करते हैं कि वो इन वैल्यूज को यहीं से निकाल के न्यूमेरिकल नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं, और इन साथ में लिखने से क्या होता है कि उनको समहाउ क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब ऑप्शन देखते हैं तो उन्हें कई दफा अपनी प्रैक्टिस की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यूज याद भी रहती हैं कि किस सीरीज की रेंज जो है मिनिमम और मैक्सिमम लैम्डा की कहां से स्टार्ट होकर कहां तक होती है। तो इस तरह की प्रैक्टिस के दौरान ही काफी ऐसी आसानी हो जाती है कि पेपर में क्वेश्चन उन्हें बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगते। आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपके लिए, ये टेबल आपके लिए समझना और पूरा इसको अपने लिए अपने हाथ से प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आखिरी बात जो सीरीज से रिलेटेड वो क्या है कि जब आपके पास रेडिएशन जो फोटॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी किस रीजन में लाई करती है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीक्वेंस हमारे पास एक बड़ी सी फैमिली होती है, और इस बड़ी सी फैमिली में हमारे पास रेडियो वेव से लेकर गैमा रेस तक बेशुमार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमने पढ़ी थी और उसका पूरा टेबल बनाया था। तो जब हम इनकी एनर्जी सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमारे पास लाइमन सीरीज जो है उसकी रेडिएशन एनर्जी जो है वो यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है, जबकि बार्मर सीरीज की जो एनर्जी है वो विजिबल रेडिएशन देती है, दैट इज वॉयलेट से लेकर रेड तक जो तमाम कलर्स हैं वो हमें बार्मर सीरीज में देखने को मिलते हैं। जबकि जो बाकी तीन सीरीज हैं, पैस्टन, ब्रैकेट एंड फ्रंट सीरीज, दे फॉल इन अ इंफ्रारेड रीजन। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है, आसान भी हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं जी। इसी बात को समझने के लिए कुछ एमसीक्यूज हम देखते हैं। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन कम्स टू द N1 यानी पहले शेल में फॉल करता है N5 से यानी फिफ्थ शेल से, तो बताइएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी जनरेट करेगा। अच्छा, अगर जब फॉल करेगा पहले शेल में पांचवें शेल से, जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा केस बनाते हैं, पहले शेल से पांचवें शेल में फॉल करने के कई पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हो सकता है कि पांचवें से सीधा पहले में आ जाए, हो सकता है वो पांचवें से पहले दूसरे में आए, फिर दूसरे से पहले में, या पांचवें से तीसरे में, तीसरे से सीधे पहले में। इस तरह कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकेंगी। तो हम जाहिर बात है वहां बैठ के डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, वी शुड नीड अ फॉर्मूला बड़ा सिंपल और आसान सा है। आप n इंटू n-1/2 यूज कर सकते हैं तब जब आपके पास किसी भी हायर शेल से पहले शेल में इलेक्ट्रॉन फॉल करता है। जैसे कि इस टाइम हायर शेल फिफ्थ है, तो फिफ्थ से अगर वो फॉल करता है पहले शेल में, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि n की जगह 5 है ना, तो हम कहेंगे जी 5 इंटू 5 - 1/2, ठीक है, एंड दैट इज 5 इंटू 4 20/2 इज 10 आपका सही आंसर आएगा। अच्छा, अगर आपके पास वो कहता है कि जी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम हायर शेल टू लोअर और फर्स्ट शेल में फॉल नहीं करता, लाइक वो दूसरे में तीसरे में फॉल कर देता है, तो उसके लिए आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज n - p का एडिटिव फैक्टोरियल। व्हाट इज मेंट बाय एडिटिव फैक्टोरियल? अगर आपके पास हायर शेल 5 है, लोअर शेल 1 या 1 के अलावा कोई भी है, दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला, तो आप 5 - 1 का एडिटिव फैक्टोरियल करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। व्हाट इज मेंट बाय 4 फैक्टोरियल? जिन्होंने फैक्टोरियल की प्रैक्टिस पहले नहीं की हुई, बड़ा आसान है। इसके लिए जो नंबर आपके पास आता है उस नंबर को लिखें, साथ में प्लस इस नंबर से एक कम, दैट इज 3, फिर प्लस इससे एक कम, दैट इज 2, फिर प्लस इससे एक कम 1 तक आपने इनको आपस में ऐड करते जाना है। जैसे कि 4 फैक्टोरियल मीन 4 + 3 + 2 + 1, 6 फैक्टोरियल मीन 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। तो ये आपने ऐड करेंगे, 4 3 7 2 हमारे पास 9 + 1 10 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये भी आपको सेम आंसर दे रहा है, बट ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ज्यादा ऑप्शंस में आंसर दे पाएगा, इवन अगर लोअर शेल 1 के बगैर कुछ और है तब भी। तो ये आपके पास बड़ा अहम इंपॉर्टेंट केस है जो कि हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें, लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम गिव्स एन एमिशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन तमाम ट्रांजिशन में से कौन सी वाली ट्रांजिशन देगी? अब आप जानते हैं कि
अगर आप ट्रांजिशन देखना चाहते हैं, हमने कहा जितनी लंबी ट्रांजिशन या दूर से होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी फ्रिक्वेंसी वो इमिट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3 शेल में आया, 5 से 2। अगर आप डिफरेंस निकालें तो कुछ लगेगा शायद 5 से 2 में आना सबसे लंबी जंप है, लेकिन ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप एक बात जान चुके हैं कि 1 का डिफरेंस 2 से इन सब शेल में सबसे ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन भी फॉल करेगा सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस की वो फोटोन को एमिट करेगा। दैट इज वाई याद रखिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन में लोअर शेल 1 है तो आप हमेशा उस ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में फॉल कर रहा है, बिकॉज इस सीरीज में फॉल करने पर एनर्जी सबसे ज्यादा निकलती, जो कि आपने ऊपर भी देखा है कि फर्स्ट शेल में एनर्जी यूवी रेडिएशन की अंदर यानी कि अल्ट्रावायलेट में फॉल करती है, इसकी रेडिएशन की एनर्जी विजिबल और इंफ्रारेड से भी ज्यादा होती है। दैट इज वाई अगर आप फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फॉल करवा रहे हैं तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की निकलने वाली एनर्जी बाकी तमाम स्पेक्ट्रल सीरीज से सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए इस लिहाज से हम अल्फा को इस केस में चुनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने इस डायग्राम से भी और इवन ऊपर वैल्यू से भी जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम N2 to N1 द वेवलेंथ एमिटेड रेडिएशन इज लैम्डा। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम N3 to N1 द वेवलेंथ एमिटेड इज। 2 से 1 आता है तो रेडिएशन जो निकालता है उसकी वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया गया है। तो यानी कि N2 से N1 की ट्रांजिशन के दरमियान लैम्डा, तो बताएं 3 से 1 में आएगा तो वैल्यू क्या होगी। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन लैम्डा की शक्ल में है। दैट इज पहले हम लैम्डा को इनिशिएट करवाते हैं कि वो है क्या। तो आप जानते हैं, पढ़ा था फॉर्मूला, इट इज 1 over लैम्डा, यानी कि अगर आप देखें तो 1 over लैम्डा इक्वल्स टू RH 1 over p स्क्वायर माइनस 1 over n स्क्वायर है। इसका हम एक शॉर्टकट लिखते हैं, वो शॉर्टकट क्या है, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू n स्क्वायर p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इनटू 1 over RH। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं कि जल्दी अपनी वैल्यू पुट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूला में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म है। वैल्यूज देख लेते हैं कैसे हमने ये बात कही है। तो अगर हम इसको पहले केस के लिए करें तो n बड़ा नंबर है 2 और हमारे पास n को 2 ले लेंगे और p की जगह पे 1 आ जाएगा, बिकॉज हमें लगता है छोटे जो भी शेल होगा उसको हम p से डिनोट करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास, तो n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर 4 आ जाएगा। नीचे n का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा और RH डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 4/3 RH वैल्यू आएगी लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ऐसे इसको RH के लिए सॉल्व कर लें तो RH चला जाएगा ऊपर, लैम्डा आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, RH इक्वल्स टू 4/3 इंटू लैम्डा। ऐसा क्यों किया? तो अगले केस में इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो अगला केस है कि हमने ना 3 से 1 में के लिए आएंगे तो हमारे पास लैम्डा प्राइम हो जाएगा, एक नया लैम्डा है। इस नए लैम्डा को डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे कि n अब हमारे लिए 3 होगा, p हमारे लिए 1, बिकॉज p इज अ स्मॉलर लो एनर्जी लेवल। तो हम कहेंगे जी कि 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर 9 आ जाएगा 9। जबकि अगर डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 माइनस 1 दैट इज 8 इंटू RH। RH की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हुए हैं, दैट इज 4/3 लैम्डा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहां पे जहां RH है वहां 4/3 लैम्डा पुट करूंगा। RH डिनोमिनेटर में है, जब यहां पे वैल्यू पुट होगी सिंप्लीफाई होने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो बन जाएगा लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू 9/8 एंड दैट इज 3/4 लैम्डा। ऊपर मल्टीप्लाई करें 9 को और 3 को, दैट इज 27 और नीचे आ जाएगा 8 into 4 दैट इज 32 लैम्डा। और आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज 27/32 लैम्डा, और सही ऑप्शन ये है अल्फा। तो एक ही क्वेश्चन में 2 दफा सेम फॉर्मूला की प्रैक्टिस कराई गई है ताकि आपको उसकी वैल्यू निकालना आए, देन सिंपली सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस किया है तो आपने अपना न्यू लैम्डा ओल्ड लैम्डा की शक्ल में निकाल लिया है। सिमिलरली अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल करने के लिए कुछ एमसीक्यूज और देखते हैं। हमारे पास
एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है और इस डायग्राम में आपको कुछ शेल नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 से लेकर 4 तक और कुछ एरोस रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन शो की हुई है। पूछा हुआ है कि बताएं कौन सी ट्रांजिशन जो है आपको सबसे मोस्ट एनर्जी वाला फोटोन निकाल कर देगी। अगर आप एकदम इसके ऊपर नजर डालते हैं तो अगर आप थोड़ा सा भी गौर कम करें तो आप फंस सकते हैं इस आंसर क्वेश्चन में। कैसे कि आपको सबसे लंबी लाइन ये नजर आ रही होगी जो 1 में है और ये सीखा भी है कि 1 के अंदर ट्रांजिशन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी देती है, लेकिन इसका एरो अगर देखें तो वो 1 से 3 की तरफ है। इसमें एनर्जी एमिट नहीं होगी, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। उसने कहा एमिट किस में होगी? एमिट उसी में हो सकती है जिसमें हमारे पास एरोज हायर से लोअर की तरफ हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो 2 से 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा इस दौरान वो एनर्जी सबसे ज्यादा देगा। सही ऑप्शन जो हमारे पास इस टाइम है वो है ऑप्शन अल्फा, लेकिन जो हमारे पास ट्रांजिशन है वो है सी। तो सी ट्रांजिशन ऑप्शन अल्फा पे मौजूद है और ये हमारे पास इस टाइम सबसे हाईएस्ट एनर्जी देगी, बिकॉज इसमें एनर्जी निकलेगी और इसमें भी निकलेगी, इसमें भी निकलेगी, लेकिन इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हालांकि ट्रांजिशन लंबी है लेकिन हमारे पास निकलने वाली एनर्जी में ये वाली ट्रांजिशन जो है वो हमें हाईएस्ट वैल्यू देगी। वेरी सिमिलरली बहुत एक आसान एमसीक्यू और रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ एच एटम हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज। अब एक्साइटेड स्टेट की बात की है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या फर्क है? आप जानते हैं कि जो फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 होता है हम ग्राउंड स्टेट लेते हैं और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम 2 इस्तेमाल करते हैं और सेकंड के लिए 3। दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दिस वन इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और इनकी हमने क्या करना है, रेशियो निकालनी है एनर्जीज ऑफ रेशियो फर्स्ट टू सेकंड। इसका मतलब है हम निकालना चाहते हैं E2 की रेशियो E3 से। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जाहिर बात है न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ फॉर्मूला यूज करें एंड यू विल गेट योर आंसर। ये बनेगा -E0/4 डिवाइडेड बाय -E0/9। तो जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला वैल्यू ऊपर आ जाएगी और आपके पास आएगा रेशियो 9/4। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 9/4। और कुछ सिंपल से एमसीक्यूज और देके अपना काम मुकम्मल करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही शेल होता है। तो आप जानते हैं पहले शेल में जो एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, उसको निकालने के लिए, वो E0 होती है जो पहले शेल की एनर्जी होती है। तो वो उसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर हम उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो अपने इस शेल को लीव कर सकता है। तो सही ऑप्शन जो है इसकी वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी, मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट मोमेंटम। आप जानते हैं कि जो रीजन आपको डिस्कस किया जा रहा है आपको वो नजर आ रहा है विजिबल रीजन है। इसके लिए आप वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड पढ़ा हुआ है आपने, जिसमें जो वॉयलेट है एनर्जी में सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा और मोमेंटम में सबसे ज्यादा और लैम्डा में सबसे कम वैल्यू रखता है, जबकि रेड जो है वो एनर्जी में इस सीक्वेंस सबसे कम, फ्रीक्वेंसी में सबसे कम, मोमेंटम में सबसे कम, जबकि लैम्डा में सबसे ज्यादा होता है। तो उसने कहा है मोस्ट एनर्जी का पूछा है, इसका मतलब है इस पूरे सीक्वेंस में वॉयलेट पहले नंबर पे आएगा और इसको हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनेंगे और फिर बाद में आप देख सकते हैं सीक्वेंस क्या बनता है। उसके मुताबिक अगर आपको सीक्वेंस दिया हुआ तो सीक्वेंस को अरेंज कर लेंगे। फिलहाल आपसे पूछा था कि मोस्ट एनर्जी किसमें, तो वॉयलेट में है। लास्ट एमसीक्यू भी देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। तो हम जानते हैं कितना सिंपल है कि जो बार्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, जबकि पैस्टन सीरीज इंफ्रारेड में और ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड में, जबकि लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है, विच इज द बेसिकली इन दिस सीक्वेंस द हाईएस्ट एनर्जी सीक्वेंस और स्पेक्ट्रल सीरीज। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर दैट रिगार्डिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 20। आई होप कि आपको इस इंपॉर्टेंट लेक्चर की तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ चुकी होंगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। बेस्ट